Hello guys, welcome to my YouTube channel World of Education. Today in this video I'll discuss the Employee Compensation Act 1923 और साथ ही डिस्कस करेंगे कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो लेट्स स्टार्ट द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923. एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 ओरिजिनली वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के नाम से इनेक्टेड था। लेटर एक अमेंडमेंट हुआ इन 2009 जिसमें वर्कमैन वर्ड को रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, एम्प्लॉय। ऐसा करने का पीछे रीज़न क्या था? देखिए, ऐसा करने के पीछे रीज़न ये था कि जब भी हम वर्कमैन की बात करते हैं तो वर्कमैन से सेंस लिया जाता है ब्लू कॉलर जॉब से, यानी जितने भी ब्लू कॉलर्स जॉब्स एम्प्लॉय हैं इसमें इंक्लूड होते थे। लेकिन जैसे ही एम्प्लॉय वर्ड ऐड कर दिया गया, यानी ये अमेंडमेंट किया गया, तो इस एक्ट में वाइट कॉलर जॉब एम्प्लॉय भी इंक्लूड हो गए, यानी जो क्लर्क्स थे जिनको हमने पहले एक्सक्लूड किया हुआ था इस एक्ट में, अब वो क्लर्क्स भी इस एक्ट में कंपनसेशन पाने के अधिकारी हो गए। Now see where it is applicable. This act is applicable to whole of India. यानी whole of India की बात करेंगे तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की बात हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें काफ़ी सारे ऐसे एक्ट देखने के लिए मिलेंगे जो कि जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसके अलावा ऑल माइंस, ऑल फैक्ट्रीज मीन्स ऑल फैक्ट्रीज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नंबर ऑफ एम्प्लॉय। फैक्ट्री बड़ी है छोटी है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो फैक्ट्री है तो उसके सारे एम्प्लॉयज़, सारे नहीं, अभी हम एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन देखेंगे कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ कंसीडर्ड होंगे। तो यानी जो फैक्ट्री है, छोटी है या बड़ी है, फैक्ट्री भी इस एक्ट के अंदर कवर होगी। प्लांटेशन, ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवे, शिप एंड सर्कस, ये इन सब में इस एक्ट का स्कोप है। एप्लीकेबल कहाँ है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये देखना है कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है। देखिए ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, मेंबर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ यूनियन, यानी कोई भी आर्म फोर्स के मेंबर हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही कोई एम्प्लॉय अगर ESI एक्ट में कवर होता है उसके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए ये अंडरस्टूड है, बेसिक नॉलेज है, अगर आप किसी भी एक एक्ट में कवर हो जाते हैं तो आप दूसरे एक्ट में कवर नहीं होते, यानी कि आप एक बेनिफिट दो एक्ट से नहीं ले सकते। इसके बाद कैजुअल वर्कर्स एंड वर्कर्स एम्प्लॉयड अदरवाइज दैन फॉर एम्प्लॉयर ट्रेड और बिजनेस, यानी कोई भी ऐसे कैजुअल वर्कर या वर्कर जो कि एम्प्लॉयर के ट्रेड या बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर इस पॉइंट पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शन में कैजुअल वर्कर्स या वर्कर्स ऑप्शन में आ जाए और आपको क्वेश्चन पूछा हु इज नॉट कवर्ड बाय दिस एक्ट और आपके पास ऑप्शन हो कैजुअल वर्कर, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप क्वेश्चन आंसर गलत टिक करें क्योंकि आपके माइंड में कैजुअल वर्कर रहेगा। लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना है कि कैजुअल वर्कर अगर बिजनेस से कनेक्टेड हैं तो इंक्लूड होंगे, अगर कनेक्टेड नहीं है तो इंक्लूड नहीं होंगे। नाउ सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। अगर हम इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फॉर इंजरी कॉज्ड बाय एक्सीडेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई भी ऐसा एक्सीडेंट, कोई भी ऐसी इंजरी जो या तो एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में हो, यानी एम्प्लॉयमेंट करते करते हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट से हो,
दोनों में डिफरेंस है, या तो एम्प्लॉयमेंट या जॉब वर्क करते करते हो, या फिर जॉब वर्क से कोई इंजरी हो। तो इसको और अभी हम क्लियर करेंगे कि क्या मीनिंग है इसका। तो देखते हैं कि एक्सीडेंट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, अराइजेज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अराइजेज इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब हम अराइजेज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो रिजल्ट ऑफ सम रिस्क इncidental to his duty or inherent in nature or condition of employment, कि एम्प्लॉयमेंट या जॉब वर्क ही इसी तरह का है कि उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, यानी उस एम्प्लॉयमेंट का नेचर ही ऐसा है कि उससे आपको इंजरी होगी ही होगी। जैसे हम बात करें कोल माइंस में काम करने वाले लोगों की, कोल माइंस में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो कई तरह के डिजीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, जैसे स्किन डिजीज़ हो गया, अस्थमा हो गया, इस तरह से। तो जब एम्प्लॉयमेंट का नेचर ही इतना रिस्की है, एम्प्लॉयमेंट में जो रिस्क है वो इनहेरेंट है, इन्वॉल्व है डायरेक्टली, तो हम इस तरह के एक्सीडेंट को कहेंगे अराइजेज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, अराइजेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड था एक्सीडेंट। क्या था? अनएक्सपेक्टेड था, यानी कोई भी काम करते करते, कोई भी एम्प्लॉयमेंट करते करते सडनली कोई एक्सीडेंट हो गया जो हमने सोचा ही नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था। जैसे आप मान लीजिए, जैसे आपने देखा है ना कि सपोज कोई एम्प्लॉय स्टेयर्स से गिर गया, है ना, अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा सोचा ही नहीं था। तो इस तरह का जो एक्सीडेंट होगा अराइजेस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने एक काम किया हुआ है, जो इंजरी वर्ड है ऑब्जेक्टिव में, इसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, जो कंपनसेशन मिलेगा वो इंजरी से मिलेगा। अब बात आप ये कहेंगे कि मैम कंपनसेशन तो इंजरी से ही मिलेगा। जी हाँ, कंपनसेशन और भी चीज़ों से मिलता है, जैसे कि ले ऑफ की बात हम करें, ले ऑफ का भी कंपनसेशन मिलता है। लेकिन इस तरह के जो कंपनसेशन होते हैं वो इस एक्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ इंजरी से सिर्फ इंजरी से मिलने वाला ही कंपनसेशन इस एक्ट में कवर होगा। एक्सीडेंट शुड टेक प्लेस व्हेन एम्प्लॉय इज ऑन ड्यूटी और अबाउट द प्लेस ऑफ वर्क। तो हमें यहाँ दो बातें ध्यान रखनी है, when employee is on duty and or about the place of his work। यानी दो कंडीशन है, या तो अपने वर्क प्लेस पर हो या फिर वो ऑन ड्यूटी हो। दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है तो वो कंपनसेशन का अधिकारी होगा। मान लीजिए एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी था, एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी था लेकिन प्लेस ऑफ वर्क पर नहीं था। जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को कोई मटेरियल सप्लाई करने के लिए जाना था, तो ऑन ड्यूटी था वो रास्ते में, लेकिन प्रेमाइस में तो नहीं था। तो ऐसे केस में अगर एक्सीडेंट होता है तो भी उसको कंपनसेशन मिलेगा। अगर एम्प्लॉय सपोज प्लेस ऑफ वर्क पे तो था लेकिन ऑन ड्यूटी नहीं था, प्लेस ऑफ वर्क पे तो था यानी अपने प्रेमाइस में तो था लेकिन ऑन ड्यूटी नहीं था, जैसे रेस्ट टाइम है ना, तो उस केस में भी उसको कंपनसेशन मिलेगा अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, जैसे यूजिंग ट्रांसपोर्ट आफ्टर क्लोजिंग वर्क। अगर मान लीजिए काम ख़त्म हो गया और जो ट्रांसपोर्ट है वो फैक्ट्री का ही है, उस ट्रांसपोर्ट में जाते हुए अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो इस कंपनसेशन एक्ट में वो इंक्लूड होगा। वर्कमैन इज इन प्रीमाइस आफ्टर क्लोजिंग वर्क। अगर काम खत्म हो गया है, एम्प्लॉय ने अपने टूल सबमिट कर दिए हैं लेकिन फिर भी वो प्रीमाइस के अंदर है और उस ड्यूरेशन में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए भी इस कंपनसेशन में वो कवर होगा। जैसे मान लीजिए काम खत्म हो गया लेकिन फिर भी एम्प्लॉयज़ ताश खेल रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, प्रीमाइसेस के अंदर हैं, तो इस केस में एक्सीडेंट में उसको कंपनसेशन मिलेगा। रेस्ट टाइम बट ही वॉज इन प्रीमाइस, रेस्ट टाइम है और वो प्रीमाइस के अंदर है तो भी उसको कंपनसेशन मिलेगा।
रेस्ट टाइम है, लेकिन वो प्रेमाइसिस के अंदर नहीं था। रेस्ट टाइम ये अपने घर चला गया या अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया, प्रेमाइसिस में नहीं था। इन केस कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनको एक ब्रिज क्रॉस करके फैक्ट्री जाना है, और ये जो ब्रिज जो है ये फैक्ट्री ने बनवाया है, फैक्ट्री का ब्रिज है। अगर मान लीजिए एम्प्लॉय इस पे आता है और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज ब्रिज टूट जाता है, तो भी एम्प्लॉय इस कंपनसेशन एक्ट में कवर होगा। क्यों कवर होगा? क्योंकि यहाँ पर ये सपोज किया जाएगा कि फैक्ट्री का जो प्रेमाइस है वो सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, फैक्ट्री का प्रेमाइस यहाँ तक है। और जैसे ही एम्प्लॉय अपना पहला कदम इस पुल पर रखेगा, उस सपोज किया जाएगा कि वो प्रेमाइस के अंदर था। नो कंपनसेशन इफ, लेट्स सी कि वो कौन सी कंडीशन है जब कंपनसेशन एक एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। तो देखिए, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ पर्सनल बेनिफिट, अगर वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इन्वॉल्व था और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इंजरी डिड नॉट रिजल्ट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 days, अगर 3 दिन से ज़्यादा की इंजरी नहीं है तो भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। टाइम लिमिट कितनी है? 3 days। एक एम्प्लॉय है, दीवार पर कील ठोकता है, साथ में अपनी उंगली भी ठोक लेता है, जो कि 1 या 2 दिन में ठीक हो जाती है। तो इस केस में, इस इंजरी में कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो अपनी फिंगर को इस तरह से ठोक लेता है कि उसकी फिंगर टूट जाती है, गए उसके 10-15 दिन तक की कम से कम इंजरी है, तो इस केस में उसको कंपनसेशन मिलेगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक ऑफ ड्रग्स, अगर ड्रिंक की हुई थी, ड्रग्स लिए हुए थे, इस केस में एक्सीडेंट में कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। विलफुली डिसओबेड एन ऑर्डर और रूल्स ऑफ फ्रेम फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी, किसी भी सेफ्टी के पर्पस से कुछ रूल्स बनाए गए थे, उन रूल्स को फॉलो नहीं किया उसने जानबूझकर, या फिर रिमूव सेफ्टी गार्ड और अदर डिवाइसेस, कुछ उसके सेफ्टी गार्ड्स थे जो उसने नहीं यूज़ किए जानबूझकर, तो उस केस में अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जैसे आप देखते रहते होंगे यूजुअली कि जो लेबर होते हैं वो विदाउट सेफ्टी गार्ड्स, हालांकि उनको प्रोवाइड होते हैं सेफ्टी गार्ड, लेकिन फिर भी वो विदाउट सेफ्टी गार्ड काम कर रहे होते हैं। अगर ऐसी केस में कोई इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशन है जिनके लिए बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे इन केस ऑफ डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट क्या होती है, इसको हम आगे स्लाइड में देखेंगे। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है, चाहे बैकग्राउंड उसका कुछ भी रहा हो, चाहे उसने ड्रग्स लिए हो, सेफ्टी गार्ड्स यूज़ ना किए हो, कोई भी बैकग्राउंड रहा, अगर उसकी डेथ हो जाती है या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाती है तो उस केस में उस एम्प्लॉय को कंपनसेशन मिलेगा। ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इस एक्ट की बात करते हैं तो ये एक्ट ना सिर्फ एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन देता है, साथ ही उसके जो डिपेंडेंट हैं उन डिपेंडेंट को भी कंसीडर करता है। एम्प्लॉय तो चला गया, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसके डिपेंडेंट्स का क्या होगा? अगर वो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया, यानी कि अब पूरी ज़िंदगी वो कुछ अर्निंग नहीं कर सकता, उस केसेस में उसके डिपेंडेंट का क्या होगा? तो उनको भी कंसीडर करते हुए ये माना जाता है कि अगर डेथ होती है या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होता है तो उस केस में भी एम्प्लॉय को या फिर उसके डिपेंडेंट को कंपनसेशन मिलेगा। नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे। इस एक्ट में जो
कमिश्नर, डिपेंडेंट, एम्प्लॉयर, डिसेबल, वेजेस एंड वर्कमैन जो वर्ड यूज हुए हैं इनकी डेफिनेशन क्या है। यानी नाउ सी द डिसेबलमेंट। डिसेबलमेंट मीन्स द रिडक्शन इन अर्निंग कैपेसिटी। अगर कोई एम्प्लॉय किसी इंजरी की वजह से उसकी अर्निंग कैपेसिटी किसी भी तरह से कम होती है तो उसको डिसेबलमेंट कहा जाएगा। अब इस डिसेबलमेंट को हम टेम्पररी एंड परमानेंट में डिवाइड करते हैं। यानी टेम्पररी मीन्स ऐसी डिसेबलमेंट जो कुछ टाइम पीरियड के लिए हुई है और कुछ टाइम पीरियड के बाद वो ठीक हो जाएगी, जैसे कि फ्रैक्चर होना, तो कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। इस तरह की इंजरी को, डिसेबलमेंट को टेम्पररी कहेंगे। लेकिन परमानेंट यानी अगर मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है, उसके दोनों हाथ कट गए, है ना, या एक पैर कट गया, फिंगर कट गई, तो इस तरह की जो इंजरी होगी वो परमानेंट होगी। इसके बाद हमने इसको डिवाइड किया हुआ है टोटल एंड पार्शियल। देखिए ये जो टॉपिक है ये डिसेबलमेंट का, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और क्वेश्चन आने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं टोटल एंड पार्शियल में से। तो हमें पता होना चाहिए टोटल क्या है एंड पार्शियल क्या है। टोटल रिडक्शन इन ऑल एम्प्लॉयमेंट। देखिए अगर कोई इस तरह की इंजरी जिसमें अर्निंग कैपेसिटी एम्प्लॉय की जितने भी एम्प्लॉयमेंट वो कर सकता है उन सब में कम हो जाती है, तो इस तरह के डिसेबलमेंट को टोटल डिसेबलमेंट कहेंगे। जैसे कि किसी एम्प्लॉय के दोनों हाथ कट जाएं, अगर उसके दोनों हाथ हैं ही नहीं तो वो किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट वर्क कर ही नहीं सकता। यानी जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी थी किसी भी एम्प्लॉयमेंट में वो कम हो गई या ख़त्म हो गई, तो इस तरह के डिसेबलमेंट को कहेंगे टोटल डिसेबलमेंट। लेकिन पार्शियल का मतलब क्या है? रिडक्शन इन स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जो काम वो स्किल्ड काम वो कर रहा था या स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट वो कर रहा था वो सिर्फ उसी में उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हुई है। जैसे कि सिलाई करने वाले वर्कर, अगर मान लीजिए उनकी फिंगर कट जाती है तो सपोज़ उनकी एक फिंगर कट जाती है तो वो सिलाई का काम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे, उनकी अर्निंग कैपेसिटी में रिडक्शन होगी। लेकिन बाकी का जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो वो कर सकते हैं ना, दूसरा एम्प्लॉयमेंट वर्क में तो उनकी कैपेसिटी कम नहीं हुई ना, तो इसलिए यहाँ पर डिसेबलमेंट को पार्शियल बोलेंगे। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं टेम्परेरी टोटल एंड टेम्परेरी पार्शियल, परमानेंट टोटल एंड परमानेंट पार्शियल। परमानेंट टोटल, देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, परमानेंट एंड टोटल। टोटल डिसेबलमेंट जैसे कि किसी के दोनों हाथ कट गए और वो परमानेंट में काउंट होगी क्योंकि हाथ तो दोबारा आ नहीं सकते, राइट। टेम्परेरी टोटल, अगर मान लीजिए किसी के दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया, तो उसको हम टोटल टेम्परेरी डिसेबलमेंट में काउंट करेंगे। गॉट इट। अब देखिए इंजरी कितनी है, अर्निंग कैपेसिटी कितनी रिड्यूस हुई है, कितने परसेंट रिड्यूस हुई है, ये हम कैसे डिसाइड करें, है ना। इंजरी तो इसके लिए हमें इस एक्ट में कुछ शेड्यूल दिए गए हैं और उस शेड्यूल में बताया गया है कि किस टाइप की इंजरी के लिए हम कितनी अर्निंग कैपेसिटी रिडक्शन मानेंगे। तो देखिए, प्रोवाइडेड दैट द परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट शैल बी डीम्ड टू रिजल्ट फ्रॉम एवरी इंजरी स्पेसिफिक इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1। अगर शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में जो दी गई इंजरी हैं उनमें से किसी भी तरह की इंजरी होती है तो उसको हम परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट मानेंगे, या फिर फ्रॉम एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट 2। अगर शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में कोई इंजरी का कॉम्बिनेशन बनता है, कोई 2 या 2 से ज़्यादा इंजरी का कॉम्बिनेशन बनता है, तो इट विल ऑल्सो कंसिडर्ड एज परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। Next is the aggregate percentage of the loss of earning capacity as specified in the said part 2 against those injuries amount to 100% or more। यानी जो परसेंटेज दी गई है रिडक्शन की, उस परसेंटेज को अगर हम ऐड करें, एग्रीगेट उसका निकालें तो 100 या 100 से
ज़्यादा होनी चाहिए परसेंटेज, तो उसको भी हम परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में कंसीडर करेंगे। सी दी शेड्यूल 1 में कुछ इंजरीज हमें दी गई हैं जिनकी परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी बताई गई हैं। अगर इनमें से शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में से कोई भी इंजरी होती है तो उसको हम क्या मानेंगे, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कंसीडर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट 2, शेड्यूल 1 का पार्ट 2 में क्या कहा गया है। पार्ट 2 में कहा गया है कि कोई भी ऐसी इंजरी, 2 इंजरीज का कॉम्बिनेशन, कोई भी 2 इंजरीज का कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन को भी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट मानेंगे। सपोज करो किसी को ये 2-3 इंजरी एक साथ हो जाती हैं। या फिर थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये है कि ये जो इनका परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी है, इन परसेंटेज को अगर हम ऐड करें तो 100 या मोर देन 100 होना चाहिए। सपोज किसी को इंजरी हुई है 10th A या 11th वाली इंजरी हुई है, अगर हम इन दोनों को एग्रीगेट करें तो 100% बैठता है। तो इसमें भी हम इंजरी को परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कंसिडर करेंगे। नाउ सी दी डेफिनेशन ऑफ कमिश्नर। Commissioner means a commissioner for workmen's compensation appointed under section 20. Now see the definition of employer. Who is employer? Employer की definition देखना यहाँ पर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ultimately it is the employer who is responsible for the compensation of injury. इसलिए यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत है कि एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्या है। एम्प्लॉयर इंक्लूड्स एनी बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एनी मैनेजिंग एजेंट ऑफ एन एम्प्लॉयर एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉयर। तो देखिए यहाँ मैनेजिंग एजेंट में इंडिविजुअल मैनेजर या फिर कोई सबॉर्डिनेट है एम्प्लॉय का, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। मैनेजिंग एजेंट कौन है? ऐसा एजेंट जो उस एम्प्लॉयर के जितने भी अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट सी द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन। देखिए अगर हम ओरिजिनली एक्ट को देखेंगे तो वहाँ जहाँ वर्कमैन की डेफिनेशन दी गई है उसमें रेलवे एम्प्लॉयज़ हो गए, क्लर्क हो गए, ड्राइवर हो गए, टेक्नीशियन हो गए, इन सबको क्लीनर हो गए, इन सबको इंक्लूड किया हुआ है। तो हम ये सब एक एक करके पढ़ने की बजाय हम ऐसा करते हैं कि इनके क्राइटेरिया क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कोई भी अगर मान लीजिए 2 लोगों में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी 2 लोगों में एम्प्लॉयमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उस केस में भी एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय होगा। अगर मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश है तो उसको भी एम्प्लॉय कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई भी पर्सन एम्प्लॉयर के ट्रेड या बिजनेस में हेल्प करता है, उसको असिस्ट करता है या उस एम्प्लॉयर के ट्रेड या बिजनेस के पर्पस से काम करता है तो उसको भी वर्कमैन या एम्प्लॉय माना जाएगा। एम्प्लॉय इन एब्रॉड, अगर कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करके एब्रॉड में बिठा देती है काम करने के लिए, वो भी उसका एम्प्लॉय माना जाएगा और उसको भी इस एक्ट में कंसिडर किया जाएगा। राइट? देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि डेफिनेशन में क्या इंक्लूड है उसके साथ हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या इंक्लूड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली क्या इंक्लूड नहीं है से आता है, क्या इंक्लूड है से काफ़ी कम आते हैं। तो देखिए इसमें एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कौन कौन इंक्लूड नहीं है। कोई भी कैजुअल नेचर का एम्प्लॉयमेंट है, यानी आपने कैजुअल वर्कर्स हायर किए जो कि आपके ट्रेड या बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है। क्या कहा मैंने? जो कि ट्रेड या बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है उनको भी इसमें एम्प्लॉय की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा।
गॉट इट। तो कैजुअल वर्कर के साथ हमेशा एक कंडीशन बंधी हुई है। अगर कैजुअल वर्कर आपके ट्रेड या बिजनेस से कनेक्टेड है तो वो आपके एम्प्लॉय हैं, लेकिन कैजुअल वर्कर आपके ट्रेड या बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है तो वो आपके एम्प्लॉय नहीं होंगे। वर्कर एम्प्लॉय अदरवाइज देन और पर्पस ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। आउट वर्कर मेड अप, क्लीन, अल्टर, वॉश, शेल इन देयर ओन होम। जैसे कि इस तरह के वर्कर जिनको आपने कोई अल्टर करने के लिए सामान दे दिया है ना, क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए सामान दे दिया, जो आपके प्रेमाइसिस से उठाएंगे और अपने घर में उसको अल्टर करेंगे या उसको वॉश करेंगे, फिर आपको दे देंगे। तो इस तरह के भी एम्प्लॉय आपके एम्प्लॉय नहीं होंगे। जैसे कि जैसे अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्रीज की बात करें तो वहाँ पर क्या करते हैं कि मटेरियल दे दिया जाता है और उस मटेरियल को जो वर्कर्स हैं वो अपने घर में तैयार करते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं। तो इस तरह के एम्प्लॉय भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपके एम्प्लॉय नहीं कंसीडर किए जाएंगे। या फिर इस तरह का कोई भी सामान आपने कुछ लोगों को दिया जो कि अपने घर में से उसको सेल कर सकते हैं, तो इस तरह के भी एम्प्लॉय आपके इस एक्ट में आपके एम्प्लॉयज़ कंसीडर्ड यानी एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयज़ कंसीडर्ड नहीं होंगे। पर्सन एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर अनलेस होल्डिंग ऑफ 25 एकर्स और मोर विथ एनी इंजन और मशीन। देखिए इस तरह के एम्प्लॉयज़ जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आपका एग्रीकल्चर का काम है और आपने उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ भी इस एक्ट में कवर नहीं होंगे। इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉय नहीं कंसीडर्ड किए जाएंगे। बट आपके एग्रीकल्चर में 25 एकड़ या उससे ज़्यादा की ज़मीन पर मशीन से काम किया जाता है, तो इस तरह के एम्प्लॉय इस एक्ट में एज अ एम्प्लॉय कंसीडर्ड होंगे। क्या कहा मैंने? अगर 25 एकड़ से ज़्यादा 25 या 25 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन पर मशीन से काम होता है तो इस तरह के जो एम्प्लॉय होंगे एम्प्लॉय कंसीडर्ड किए जाएंगे। राइट। नेक्स्ट सी द वेजेस। Wages include any privilege or benefit which is capable of being estimated in money। यानी ऐसे कोई भी बेनिफिट या प्रिविलेजेस जिनको आप मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं, मनी में एस्टिमेट कर सकते हैं, उन सब को वेजेस में कंसिडर किया जाएगा। अदर देन ट्रैवलिंग अलाउंसेस, वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशन, a contribution paid by the employer a worker towards any compensation or provident fund, or a sum paid to workman to cover any special expenses entailed on him by the nature of his employment। तो अगर मान लीजिए कोई ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है, मान लीजिए कोई ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है, ट्रैवलिंग कंसेशन मिलता है, या फिर एम्प्लॉयर आपकी तरफ से किसी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करता है, या फिर कुछ स्पेशल एक्सपेंसेस के लिए आपको कोई मनी दी जाती है, कुछ सम अमाउंट दिया जाता है, तो वो भी वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। इनके अलावा बाकी की जितनी चीज़ें बची हैं वो वेजेस में इंक्लूड होंगी। तो देखते रहिएगा वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। बाकी का हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे।